इंडिया गठबंधन का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। आज तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी तक, टीएमसी से लेकर शिवसेना तक गठबंधन से कांग्रेस का आउट करने के संकेत भी दे रहे हैं। तो क्या वाकई गठबंधन एंटी कांग्रेस हो गया है? आइए देखते हैं। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। क्या इंडिया गठबंधन का दी एंड हो गया है? तेजस्वी यादव का ये बयान तो इस ओर ही इशारा कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन के अंत का ऐलान करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए ही था। इससे पहले टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव ने तो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिल्ली चुनाव ना लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। यानी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का खुला विरोध कर दिया है। तो अब सवाल है कि इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ ध्रुवीकरण क्यों कर रही हैं? क्या गठबंधन से कांग्रेस को आउट कर दिया गया है? इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेकर क्या कह रही है, ये पहले सुनते हैं। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार फिर से आए और भाजपा पूरी तरह उसको डिफीटेड होना चाहिए और दिल्ली का जनता भाजपा को पूरा पराजित करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ। लोभी और ठग का कैसा गठबंधन? ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोकसभा का जो सदन चला उसमें भी देखे थे कि जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। करीब 15 महीने पहले पीएम मोदी से लड़ाई के नाम पर जो गठबंधन बनाया गया था, वो गठबंधन दिल्ली चुनाव में अब एंटी कांग्रेस होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी और ममता बनर्जी की टीएमसी से लेकर उद्धव की शिवसेना तक कई पार्टियां कांग्रेस से हाथ छुड़ा रही हैं। इसकी वजह बताई जा रही है वोटों का बंटवारा। बीजेपी के विरोध में बने इस गठबंधन में शामिल सभी दलों को वोट बैंक करीब करीब एक है। ऐसे में एक साथ चुनाव लड़ने पर वोटों में बंटवारा तय है और कोई भी दल नहीं चाहता कि उसके वोटों का बंटवारा हो। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल ये भी जानते हैं कि राज्य में गठबंधन करने पर कांग्रेस को उन्हीं का वोट शिफ्ट होगा। शायद यही वजह है कि अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की बजाय आप को चुना गया है। और अब दिल्ली चुनाव में भी गठबंधन के दल कांग्रेस के विरोध में नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस बार महाकुंभ के अनुष्ठान को हिंदू जन जागरण का महाकुंभ कहा जा रहा है। शायद पहली बार है जब महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के घाट पर डुबकी लगाएंगे। और इसलिए तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इस बार महाकुंभ को हिंदू जन जागरण का महाकुंभ कहा है। देखिए, गंदा करके मूत्र कांड करो, थूक कांड करो, इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जब उनके तीर्थ में गैर मुस्लिम को 40 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है तो हम अपने कुंभ में रोक रहे हैं, तो बेजा क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। महाकुंभ से पहले रामभद्राचार्य की प्रतिज्ञा, कुंभ के माध्यम से मुझे हिंदुओं को जगाना है, कुंभ के माध्यम से मुझे हिंदुओं को जगाना है। इस बार हिंदू जन जागरण का महाकुंभ। जब हिंदू जग जाएगा तो संपूर्ण विपक्षी हमारे चरणों के नीचे आएंगे।
कुंभ के खिलाफ षड्यंत्रकारियों को मिलेगा दंड। उन्हीं की धमकियों उनकी आखिरी धमकी होगी और सबको हम दंड देंगे उचित। महाकुंभ में सनातन का जय घोष। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा बुलंद रहेगा। सनातन का सबसे बड़ा अनुष्ठान 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस बार महाकुंभ के अनुष्ठान को यूं ही हिंदू जन जागरण का महाकुंभ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ऐसा होता भी नजर आ रहा है। पहली बार है जब देश भर के साधु संतों ने एक सुर में सरकार से ये मांग की है कि इस बार कुंभ में साधु संतों की पवित्रता भंग करने की साजिश रचने वाले लोगों को कुंभ से दूर रखा जाए। शायद पहली बार है जब महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के घाट पर डुबकी लगाएंगे। इसलिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस बार महाकुंभ को हिंदू जनजागरण का महाकुंभ कहा है। महाकुंभ के लेकर मैं कहूँगा कि सोए हुए सभी हिंदू अब जग जाएं। ये भैया अब और सवाई निकल जाने दो, अब तो यही बाइट करने थोड़ी आए। और प्रत्येक अत्याचार का उचित उत्तर दें। कुंभ शुरू होने से पहले ही रामभद्राचार्य के प्रिय माने जाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता को लेकर 9 दिनों की पदयात्रा निकाली थी, जिसमें वो गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने का अभियान चला रहे थे। और अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने महाकुंभ के अनुष्ठान का महाप्रायोजन बता दिया है, जो है सोए हुए हिंदुओं को जगाना। शायद इसी का नतीजा है कि इस बार साधु संतों की पुरजोर मांग है कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए, जिस पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन इतना भड़क गए कि उन्होंने हजारों वर्षों से कुंभ मेले के आयोजन वाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें मूर्ख बता दिया। अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मूर्ख है वो, शरारत है उनकी। महाकुंभ करोड़ों वर्षों से लग रहा है। इस्लाम धर्म का उदय जो हो लगभग 1500 वर्षों से हुआ, तो इसके पहले नहीं लग रहा था क्या महाकुंभ? मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने वक्फ के नाम पर ऐसा शिगुफा छोड़ा है जिसे हिंदू धर्मगुरु ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी कोरी बकवास करार दे रहे हैं। कुंभ पर बेबुनियाद बयानबाजी करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जगत गुरु रामभद्राचार्य की फटकार और मुस्लिम धर्मगुरुओं के कोसने के बाद चुप्पी साध ली है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मंथन के लिए बनी जेपीसी की बैठकें शुरू हो गई हैं और आज दिल्ली में जेपीसी की पहली बैठक हुई। इसमें प्रियंका गांधी समेत तमाम मेंबर्स शामिल हुए। बैठक के दौरान सदस्यों को प्रस्तावित कानून के बारे में बताया गया। हालांकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन स्वीकार करने को तैयार नहीं, विरोध अभी भी जारी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने की है। इस बैठक में जेपीसी के सदस्यों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसकी जरूरत और पूर्व में दी गई सिफारिशों को भी समिति के सामने रखा गया। बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 37 सांसद मौजूद रहे। मीटिंग में कानून मंत्रालय ने लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बिल को लेकर अपनी राय रखी। जेपीसी की बैठक में सभी सदस्यों को नीले रंग का ब्रीफकेस दिया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से पेश बिल से संबंधित दस्तावेज थे। हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस ओपन माइंड से और
हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद के पिछले सत्र में केंद्र सरकार ने बिल पेश किया था, जिसके बाद में जेपीसी को भेज दिया गया। 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है और जेपीसी की बैठक के दौरान भी विरोध खुलकर सामने आया। लॉ मिनिस्ट्री की प्रेजेंटेशन के बाद विपक्षी सांसदों ने बिल का जमकर विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने बिल को संविधान की भावना के खिलाफ बताया, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने पूछा कि खर्चा कम करना जरूरी है या लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक ने भी बिल को संविधान के खिलाफ बताया। हम लोग इस पक्ष में नहीं हैं। जिस तरह की व्यवस्था आज देश में है, ये व्यवस्था अपने आप में बहुत सोची समझी सुलझी हुई व्यवस्था है। हमारे जो संविधान सभा के विद्वान जन रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट हुआ संविधान का, वो अपने आप में परिपूर्ण है। मैं नहीं समझता इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई भी आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। आप अपने आज सत्ता में हैं तो आप अपने पैसे के दम पर और सत्ता के दम पर आप पूरे देश में तानाशाही का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और सरकार को पता है 2/3 बहुमत उनके पास है नहीं, इस सिगूफे छोड़ रही है। लोकतंत्र में कल्पना करें 2027 में हमारा चुनाव ड्यू है, तो आप 2 साल के लिए कराएंगे या 5 साल के लिए कराएंगे या 2 साल को पोस्टपोन करेंगे। विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बता रहे हैं। देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अखिलेश ने जहां बीजेपी पर वोटों की लूट का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। प्रशासन की तरफ से जहां उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं जानते हैं कि क्या है मिल्कीपुर की जनता का मन। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। अखिलेश ने जहां हाल ही में उपचुनाव में सरकार पर धांधली करने का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसे वोटों को प्रभावित किया जा सकता है तो अखिलेश खुद ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो लोग बाहर बैठे हैं जिनके पास कोई नीतियां सिद्धांत नहीं है, उन लोगों को जनता भाव नहीं दे रही, तो उनको ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके कहीं जन समर्थन 1, 2, 4 व्यक्ति का हो तो समर्थन प्रभावित करके लिया जा सकता है, लेकिन आम जनता का जन समर्थन बेजा प्रभाव का इस्तेमाल करके कोई हासिल न कर पाया है, न कोई हर पाएगा। अगर ऐसा होता तो तमाम सरकारें अखिलेश यादव जी भी सत्ता में रहे, वही क्यों नहीं प्रभावित करके अब तक सरकार बना ली है। अखिलेश यादव ने एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिल्कीपुर उपचुनाव पर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर के लिए भी दावा किया जा रहा है। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। अखिलेश यादव के आरोपों और मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव को लेकर सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि मिल्कीपुर में अखिलेश को पहले से ही हार दिख रही है, इसलिए वोट लूट का आरोप लगा रही है। सांसद ही 2000 से हारे, कैसे हार सकते थे? हार ही नहीं सकते थे। 2200 से हमारे एमपी आ रहे। निष्पक्ष चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बेधड़क अपना वोट डाल सकता है, कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें प्रेशर है किसी बात का है। उन्हें हार दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर प्रत्याशी जीतेंगे मिल्कीपुर में और बहुमत से जीतेंगे। उनको पहले से हार है तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं।
अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इस उपचुनाव में कुल 3.70 लाख वोटर हैं। इसमें 1,92,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,77,000 महिला वोटर्स। चुनाव के लिए 255 बूथ और 414 मतदान स्थल बनाए जाएंगे। चुनाव के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और हमारे टोटल बूथ जो हैं वो 414 बूथ मध्य स्थल हैं और मतदान केंद्र 255 हैं। इस पूरे इलेक्शन को कराने के लिए हमने पूरे विधानसभा को 4 जोन में बांटा है और 41 सेक्टर में बांटा है। हमारे जितने भी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती हो चुकी है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है और लगातार हमारे जितने भी इस चुनाव से संबंधित जो प्रभारी अधिकारी हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का डंका बज चुका है। मिल्कीपुर की जनता का कहना है कि वो विकास के लिए वोट करेगी। कुंदरखी का वहाँ का परिणाम लोग देख रहे हैं और पूरे उपचुनाव में 9 सीटों पर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। मिल्कीपुर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्लियर है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर की जनता आपकी ले लेगी। इसी में जो कुछ है, मिल्कीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा निश्चित तौर पे। क्या इसकी वजह क्या है? क्यों वजह? योगी जी जो है लोकप्रिय हैं, मोदी जी लोग। सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बाद अब उनके घर को बुलेट प्रूफ कर दिया गया, यानी एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। मजबूत हुआ सलमान की सुरक्षा का चक्रव्यूह। बिश्नोई गैंग की धमकियों का असर। बुलेट प्रूफ किया गया गैलेक्सी अपार्टमेंट। ये तस्वीरें सलमान खान के उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की हैं, जहां सुरक्षा घेरे को अब और मजबूत कर दिया गया है। इतना मजबूत कि बंदूक से निकली कोई गोली इस सुरक्षा दीवार को नहीं भेद सकती। यानी लॉरेंस बिश्नोई से लगातार मिल रही धमकियों के बाद अब गैलेक्सी अपार्टमेंट की इन खिड़कियों और बालकनी को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की घर की सुरक्षा इस कदर बढ़ाई गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसमें सबसे खास बात यह है कि सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा की सिक्योरिटी लेयर काफी ज्यादा है। अप्रैल 2024 को सलमान खान के इसी अपार्टमेंट की दीवारों पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग के जरिए न सिर्फ सलमान खान को चेतावनी जारी की गई, बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस गोलीकांड के बाद दहशत में आ गई थी। इस घटना के बाद से अब तक सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थमा नहीं है। यही वजह है कि अब सलमान के परिवार ने घर की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कुछ बेहद जरूरी कदम उठाए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। बुलेट प्रूफ शीशों के अलावा घर के आसपास निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड स्टार सलमान खान मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के पहले मंजिल पर रहते हैं। अब बाकी उनके परिवार गैलेक्सी अपार्टमेंट के दूसरे मंजिलों पर रहते हैं। यही वजह है कि सलमान खान ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी खिड़की और बालकनी पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं। हालांकि बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बाद से सलमान खान की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा चुका है। सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहते हैं। इस सुरक्षा घेरे में 2 से 4 कमांडो भी तैनात रहते हैं। सलमान की सुरक्षा में 2 PSO के अलावा उनकी कार को आगे और पीछे से 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हैं। सलमान की सुरक्षा में शेरा के 40 लोग भी रहते हैं। सलमान खान की कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है।
जबकि अब उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी और खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। ये तैयारियां ऐसे वक्त में की गई हैं जब सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की कुछ महीने पहले ही लॉरेंस गैंग हत्या कर चुका है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा का घेरा और ज्यादा हाईटेक कर दिया गया है।